हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज फाइनली आप सभी का यूपी टेट एग्ज़ाम तो 2026 में होने वाला है, उसका सिलेबस जारी हो चुका है। उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एज क्या रहने वाली है, फीस कितनी रहेगी, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है और सुपर टेट कब तक आने वाला है, कब तक उम्मीद है इसकी, तो इस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आज ही आपका ये सिलेबस जारी हुआ है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इस पर हम बात करने वाले हैं। तो ये आपका, पहले तो मैं बता दूं, ये आपका प्राइमरी का दिया हुआ है। 1 से जो 5वीं तक जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस दे रखा है। वैसे तो 8 तक का भी है, लेकिन इसमें मैं फ़िलहाल 1 से 5वीं तक के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, देखिए आगे, देखिए इसमें पैटर्न दे रखा है। पहले तो इसमें ये आगे पढ़ लेते हैं कि प्राथमिक स्तर टेट परीक्षा 1 से 5वीं तक के लिए, यानी कि ये जो दे रखा है पैटर्न 1 से 5वीं तक के लिए दे रखा है। इन्होंने आगे बोला है कि जो हमारी यूपी टेट की जो मतलब अवधि रहेगी वो आपकी 2.5 घंटे रहने वाली है। यानी कि आपका जो एग्जाम है वो 2.5 घंटे रहने वाला है और 120 मिनट की होगी। यानी कि एक ही बात है, या घंटे में लगा लो या मिनट में। तो आगे लिखा हुआ है कि यूपी टेट के सभी प्रश्न एक सही उत्तर के 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नकारात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसमें बताया है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें नहीं रहने वाली है। वैसे तो पहले से नहीं है इसमें नेगेटिव मार्किंग, लेकिन सुपर टेट की अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन इसमें अभी मना किया है कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। वैसे तो सभी को पता है ये चीज़। अब मैं बात करती हूँ पैटर्न के बारे में। पैटर्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पैटर्न पर। तो इसमें हमारे जो प्राइमरी के होते हैं उसमें हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ये तो हमारे लिए अनिवार्य होता है। इसमें हमारा 30 यानी कि 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। ये सभी को पता होगी, जैसे आपकी सीटेट में होती है ऐसे ही होती है इसमें 15, यानी कि इसमें हमारी बाल विकास जो आएगी वो 30 नंबरों की होगी। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है हमारी भाषा, यानी कि प्रथम भाषा हमें चुननी होती है और एक सेकंड भाषा। 2 भाषाएं होती हैं जैसे कि हमारी सीटेट में होती है। यानी कि जो प्रथम भाषा होती है ये तो हमें हिंदी लेनी होती है। इसमें तो अनिवार्य कर रखी है, लेकिन सीटेट में ऐसा है कि हिंदी और इंग्लिश एक ले सकते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट भाषा आपकी हिंदी रहेगी। फर्स्ट भाषा आपकी हिंदी रहेगी। तो हिंदी जो रहने वाली है वो आपकी 30 को, यानी कि 30 एमसीक्यूज आएंगे और 30 नंबर के आएंगे। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपकी ग्रामर भी आएगी, यानी हिंदी ग्रामर भी आएगी, व्याकरण दी जाएगी। यानी कि 15 क्वेश्चन आपके व्याकरण के होंगे और 15 क्वेश्चन आपके उसमें होंगे, जैसे गद्यांश वगैरह आते हैं ना, तो गद्यांश वगैरह के होंगे। तो जब मिलाकर आपके 30 क्वेश्चन बैठ रहे हैं उसमें, ठीक है, जब ऐसे आएगी। क्योंकि सीटेट वगैरह में तो आपकी पेडागोजी का ज़्यादा रोल होता है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें व्याकरण दे रखी है और उसमें गद्यांश वगैरह सभी मिल जाएंगे 15 के, तब आपका 30 का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज की। सेकंड लैंग्वेज इसमें हम चॉइस में रख सकते हैं कि हम अंग्रेजी लेंगे या संस्कृत या उर्दू। ये 3 अनिवार्य हैं, इनमें से कोई सा भी एक लेनी पड़ती है सेकंड भाषा में। जैसे कि अंग्रेजी लो या उर्दू या संस्कृत, ये तीनों में से एक लेनी पड़ेगी। तो अगर आप जैसे अंग्रेजी लेते हैं तो अंग्रेजी में आपकी 15 नंबर की तो आपकी ग्रामर हो जाएगी, 15 नंबर की ग्रामर हो जाएगी और 15 नंबर का आपका जो आपकी क्या नाम है उसका पेडागोजी भी मिल जाएगी उसमें, और आपके गद्यांश वगैरह जो पेसेज होते हैं वो आ जाएंगे जब आपके 30 नंबर आपके इसमें बनेंगे। ठीक है, जब 30 नंबर का हो जाएगा। ये यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। ये आपकी सेकंड लैंग्वेज में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं गणित की। तो गणित तो आपका अनिवार्य है, इसमें आपका 30 नंबर का ही, इसमें ही आपके देखो ऐसा है कि इसमें आपके 15 नंबर की तो आपका यानी कि जो गणित होगा और 15 नंबर की अब उसमें ही आपकी पेडागोजी मिली रहेगी। तो ये दोनों इसमें मिक्स रहेंगी 30 नंबर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर्यावरणीय अध्ययन अनिवार्य रहता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सभी के पास होता है पर्यावरण। बस यानी कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है सेकंड लैंग्वेज, इसमें हमारी चॉइस रहती है, बाकी सारे ही अनिवार्य हैं हमारे लिए 30 नंबर के। तो पर्यावरण में आपका थोड़ा सा सामाजिक अध्ययन में भी दे रखा है, सामाजिक अध्ययन भी आ जाता है थोड़ा, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा डिटेल से बात करते हैं कि इसमें ये आपका पैटर्न रहता है 150 नंबर का होता है। और इसमें आपका ये सभी को पता ही होगी कि आपका जो ये जो पूर्णांक होता है आपका 150 का होता है, उसमें से हमें 90 नंबर यानी कि जनरल के लिए लाने पड़ते हैं यानी 90 नंबर यानी 60% होती हैं। ठीक है, ये आपको लानी होंगी पास होने के लिए, जब इसमें आप पास माने जाओगे। वैसे तो कैटेगरी के हिसाब से तो SC ST यानी OBC वगैरह के सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन मैंने जनरल के हिसाब से बताया है, तो 90 तो आपको चाहिए ही। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं डिटेल से सिलेबस।
यानी कि पैटर्न बताया है। अब आपका डिटेल से देखते हैं, जैसे कि आपका बाल विकास हो गया, तो बाल विकास में आपका क्या रहेगा, तो आपके बाल विकास का अर्थ हो जाएगा आपका देखो आवश्यकताएं और क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, यानी कि जो आपने पढ़ चुके हो आप, अगर किसी ने सीटेट वगैरह दिया होगा तो पता होगी। तो शारीरिक विकास, मानसिक और विकास, संवेगिक विकास और ये भाषा अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक सृजनतक क्षमता का विकास, ये आपके रहने वाला है। और बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारण को वंशानुक्रम, वातावरण और पर्यावरणिक, सामाजिक और विद्यालय संचार और माध्यम, ये आपका रहने वाला है। और दूसरा इसमें ही आता है कि सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत आएंगे इसमें, जो इसमें टॉपिक दे रखा। अधिगम टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है। और देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, इसमें थॉर्नडाइक के दे रखे हैं। और आगे भी आपकी जैसे कि पावलोव हो गया, इन सभी के, स्किनर के सिद्धांत, देखो यहाँ से देखिए, यहाँ के पावलोव के देखो ये दे रखा है, स्किनर के दे रखा है, वाइगोत्स्की, और इसमें जीन पियाजे, ये सारे ही आपके कॉलर वर्ग, ये सारे ही आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको इसमें करने हैं। और आगे मैं दिखा देती हूँ आपको। ये आपका CDP का ही है, देखो यहाँ तक देखो, यहाँ तक दे रखा है। फिर आगे आता है आपका समावेशी का। समावेशी की इसकी CDP में ही आती है, आपका ही समावेशी आता है, जो आपने DLED या BTC वगैरह में पढ़ा होगा, आपको पता है, तो वहीं से ये आपके क्वेश्चन आते हैं, वहीं से बनते हैं आपके। तो देखिए समावेशी शिक्षा और निर्देशन और परामर्श, ये सब पढ़े होंगे आपने DLED में, ये सब आते हैं। तो इसमें समावेशी, शैक्षिक समावेशी के अभिप्राय है, पहचान, प्रकार, निराकरण, या ये सभी इसमें आएंगे, ठीक है। और समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री आएंगी, जैसे TLM होती है ना, वो आएंगी इसमें। और आपको आगे देखना है कि यानी कि समावेशी में जो आपकी वो होती है ना, अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स, तकनीकी वगैरह, ये भी आपका चैप्टर आएगा इसमें। और फिर बच्चे के लिए विशेष शिक्षण विधि भी आएंगी। और वेनलिपि, यानी वेनलिपि होती है जैसे अंधे, यानी कि जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं उनके लिए अपनाई जाती है। तो सारे ही आपके समावेशी का तो पूरा ही चैप्टर आने वाला है इसमें पूरा। और मनोवैज्ञानिक उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला, यानी कि ये PNP वगैरह, ये सब इनके बारे में भी आएगा। मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र और जिला चिकित्सक, ये सारे ही आपके DLED के चैप्टर हैं, ये सारे ही आपने पढ़े होंगे। जो कर रहे हैं DLED उनको तो पता ही है कि ये आते हैं आपके। देखो इसमें आपका ये भी है, उसमें चैप्टर में समुदाय विद्यालय की सहयोग समितियां, सरकारी गैर सरकारी, ये भी आपका चैप्टर रहने वाला है। ये आपके अधिगम के हैं, तो ये आपका CDP का रहेगा। अब आगे बात करते हैं कौन सा सिलेबस रहने वाला। अभी तो और भी है, देखिए इसमें सिलेबस ये है कि आपका CDP कर लेते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट थोड़े मतलब ईजी हो जाएंगे। तो इसमें आपका दे रखा है, ये भी दे रखा है, बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, ये भी आपको बताना है। अधिगम अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया भी बताना है। एक समस्या समाधान करता भी ये आपका चैप्टर है। बालकों में अधिगम की व्यक्ति संकल्पना, बोध, संवेदना और प्रेरणा, और अधिगम की योगदान देने वाले कारक और निजी पर्यावरणीय, ये आपका यहाँ तक आपका CDP का रहेगा। CDP में आपको कितना करना है, ठीक है, ये आपके चैप्टर है। अब बात करते हैं हिंदी की। तो अपठित अनुच्छेद का मतलब यही है कि जो आपके गद्यांश वगैरह आते हैं ना, वही है। और जो मैंने कहा था कि आपकी वर्णमाला छोड़ो, मैंने कहा था कि आपके हिंदी ग्रामर में आने वाला है, यानी कि 15 क्वेश्चन तो आपके हिंदी ग्रामर में से ही आने वाले हैं, यानी व्याकरण में से, और 15 क्वेश्चन आपके जैसे गद्यांश वगैरह हो गया और पैडागोजी होगी उसमें से आएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वो भी आपको तैयार करनी है। इस बार आपको ग्रामर भी तैयार करनी है UP टेट में, ठीक है। वर्णमाला आएगी, और वर्णों के मेल, मात्राएं और अमात्रिक शब्दों की पहचान करने के लिए आएंगी। वाक्य रचना आएंगी, और हिंदी, यानी कि हिंदी की सभी ध्वनियाँ, जैसे कि आपकी शेष है, और ये सभी जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी ही आएंगी। और आगे देखो, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्णों, अनुस्वार और नासिक और चंद्रबिंदु की, वैसे भी ये आपके वर्णमाला के अंदर ही आ जाती हैं। आपके जो दिखाई दे रही हैं संयुक्ताक्षर और अनुनासिक ध्वनियाँ, ये सभी वर्णमाला के अंदर हैं। सभी प्रकार की मात्राएं ये अलग अलग दे रखी हैं, थोड़ा डरने की आवश्यकता है नहीं, ये इसके ही अंदर आती हैं। विलोम चिन्ह, ये भी आसान चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। विराम चिन्ह और विलोम है, समानार्थी और तुकांत, अतुकांत समान ध्वनियों वाले शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, ये तो हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको देखने को इसमें मिलेंगी। वचन भी मिलेंगे और प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखो संधि वगैरह भी हैं आपकी इसमें। वाच्य तो व्याकरण तो इसमें पूरी दे रखी है, ये देखिए, कविताएं, लेखकों की रचनाएं भी आएंगी। और अब बात करते हैं पेडागोजी की। पेडागोजी अब आगे ये आ रही है, यहाँ से देखिए, इसमें आपकी 15 नंबर, ऊपर जो मैंने कराया वो 15 नंबर की है। अब नीचे जो बताने वाली हूँ मैं वो 15 नंबर की रहने वाली है। तो देखिए ये 15 नंबर की है। अधिगम और अर्जन, अधिगम अर्जन आपने पढ़ा हुआ है,
वैसे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, पेडागोजी तो ज़्यादा वो नहीं होती है। तो अधिगम्य अर्जन है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत हैं, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बालक इसे किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। ये भी आएगा आपका मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम को व्याकरण की भूमिका का निर्णायक संघर्ष होता है, और एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियाँ। ये आपका पेडागोजी का सिलेबस है। और अब बात करते हैं, आगे भी आपका दे रखा है आपका भाषा कौशल है, भाषा बोधगम्यता और ये प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना सुनना पढ़ना, ये तो आपके कौशल आपने पढ़ रखे हैं, तो उसमें से आएगा ये अध्यापन आएगा और उपचारात्मक अध्ययन। ये थोड़ा अलग अलग करके दे रखा है, वैसे ये टॉपिक एक जैसे ही है सारे। एक आपकी पेडागोजी हो जाएगी ना, तो आपकी ये समझ लो कि सारी पेडागोजी एक सी ही होती है। बस अंतर इतना होता है कि आप इंग्लिश में करोगे और हिंदी में करना पड़ेगा बाकी। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या दे रखा है आपका, देखिए इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है। वैसे तो सेकंड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश, आप संस्कृत ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं, तो 3 मिलेंगे आपको। आप इंग्लिश, मैं इसमें इंग्लिश बता रही हूँ तो आप इंग्लिश देख लीजिए, तो ठीक है। तो इसमें इंग्लिश का दे रखा है। अनसीन फेसेस आते हैं आपकी, जैसे ग्राफ वगैरह आते हैं ना, उसमें क्वेश्चन वगैरह छांटने के लिए आते हैं, तो वो होते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो आता है आपका सेंटेंस एंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट आता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस पेन के पार्ट आएंगे, प्रकार आएंगे, उसमें उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि जो हमारी 8 पूरी की पूरी आने वाली है इसमें। काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन और कंजक्शन, ये आपकी सारी आने वाली हैं। और टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों ही आने वाले हैं। आर्टिकल, पंचुएशन और वर्ड फॉर्मेशन आने वाली है इसमें आपकी 15 नंबर की ये ग्रामर रहने वाली है। ये आपकी ग्रामर रहेगी। आर्टिकल ये बता दिए, एक्टिव पेसिस वॉइस आते हैं, सिंगुलर, प्लूरल आने और जेंडर आने वाले हैं, यानी कि ये आपकी 15 नंबर पे आने वाली है। यानी कि आपकी ये समझ लीजिए इसमें से 30 नंबर की ही आने वाली है। इसमें ग्रामर दे रखी तो 30 का ही पूरा बैठेगा, क्योंकि ग्रामर ही पूछी जाएगी, इसमें पेडागोजी का कम रोल है। अब आगे मैं बात करती हूँ, देखिए उर्दू, मैं इसका नहीं बताऊंगी, आप खुद देख लेना, ठीक है। अब इस आगे मैं बात करती हूँ संस्कृत तो बता देती हूँ। अगर किसी के पास संस्कृत होगी तो संस्कृत भी सही रहेगी। इंग्लिश और इसमें से ज़्यादा लेते हैं ना, तो यानी कि अपठित अनुच्छेद का मतलब होता है गद्यांश। तो गद्यांश आएगा एक आक्रांत की संज्ञा में आते हैं। आक्रांत और उक्रांत वगैरह स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में तीनों ही आएंगे इसमें। और आगे क्या आएगा, देखिए आक्रांत और ये सारे ही आने वाले हैं। ये पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग, ये सारे ही आने वाले हैं आपके। और घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी जैसे चारों ओर के जो वातावरण को होते हैं उनके नाम संस्कृत में लिखने के लिए आते हैं। और ये भी आएगा आपका। और सर्वनाम, क्रिया और शरीर के प्रमुख अंग यानी कि बॉडी के जो पूरे अंग के जो संस्कृत में नाम पता होना चाहिए। अव्यय यानी कि जो, अगर आपके पास हिंदी है तो आप संस्कृत आसानी से कर लोगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, आसान ही आती है। और ये सारी चैप्टर आपने कर रखे हैं हिंदी में, तो वो ही आपके संस्कृत में, इतना अंतर है, थोड़ा बहुत संस्कृत में बदल जाते हैं। वैसे तो ज़्यादा वो नहीं है। और इसमें आपकी वो भी आने वाली है, पेडागोजी भी। तो इसमें देखो, जो आपने हिंदी में मैंने अभी बिल्कुल बता के आ रही हूँ, बिल्कुल आपने देखा होगा, तो वो ये देखिए वही चैप्टर आ रहे हैं आपके। एक बार हिंदी में कर लोगे तो आप संस्कृत में भी आसानी से कर लोगे। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि एक बार अगर अंतर इतना होता है कि वहाँ पर हिंदी में होगा और इंग्लिश में आपका इंग्लिश में पड़ेगा। बस एक दो बार मतलब करने के बाद, याद करने के बाद आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं गणित की। तो गणित में तो देखो ये चैप्टर आए हैं, कौन से हैं, देखो ये संख्या यानी कि आपके नंबर सिस्टम वगैरह होते हैं। देखो इंग्लिश में तो इसे नंबर सिस्टम वगैरह, ये अगर सिंपली बोलें तो जोड़ घटाने वगैरह जो इनसे क्वेश्चन बनेंगे। लघुत्तम समावर्ती यानी कि एलसीएम या बोलते हैं ना एचसीएफ, ये सारे ही आपके आने वाले हैं। और भिन्न या जोड़ यानी कि फ्रैक्शन वगैरह आएंगे, गुणा भाग वगैरह, दशमलव और आपके एक अंक, नियम और प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, ये आपका चैप्टर रहने वाला है। लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, हाँ रहने वाला है। साधारण ब्याज और ज्यामितीय और आपका धन का रहने वाला है। मापन और परिमिति या परिमाप वगैरह का जो होता है, यानी कि 2D का जो होता है, त्रिभुज वगैरह जो आते हैं ना, उनमें से क्वेश्चन आने वाला है। कैलेंडर, ये तो आपका रीजनिंग का मतलब चैप्टर है, इसमें डाल रखा है, तो ये भी आपका आने वाला है। आंकड़े वगैरह ये आपके आएंगे, आपने पढ़े हैं। तो आयतन, ये आपके घनघनाव, ये 3D के हैं, 3D के क्वेश्चन इसमें आएंगे। और 2D के भी आपके आने वाले हैं। तो क्षेत्रफल, आयतन, वर्ग वही आपके हैं। रेलवे, बस, समय सारणी की आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और निरूपण, ये आपका चैप्टर मैथ में रहने वाले हैं। देखो मैथ तो अनिवार्य है। और देखो आपकी इसमें गणित में आपकी पेडागोजी रहने वाली है, गणित तर्क चिंतन की। इसमें थोड़ा मतलब पेडागोजी थोड़ी अलग हो जाती है, बाकी हिंदी की तो सेम ही रहती है।
ये आपके पेडागोजी के चैप्टर हैं। गणित की भाषा, समुदाय, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण की समस्या, त्रुटि विश्लेषण और निदानात्मक उपचारात्मक। देखो ये वाला जो लास्ट वाला जो चैप्टर मतलब टॉपिक दिखाई दे रहा है तो वो तो आपको सभी में दिखाई देगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आप पर्यावरण अध्ययन। लास्ट है पर्यावरण अध्ययन के बाद ही बस यही है लास्ट। देखिए हाँ, इसमें आपका परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और ये आपके आने वाले हैं आवास, पेड़ पौधे और हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, व्यवसाय, जल यातायात, खेल यातायात और भारत में जो नदियाँ, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं और महाद्वीप वगैरह ये होती हैं। ये थोड़ा मतलब यहाँ से दे रखा है अलग, यहाँ से दे रखा है ये अलग, यानी कि SST में आ जाता है वैसे तो, लेकिन EVS में दे रखा है ये 20 का, इसलिए ये 2 चैप्टर और फालतू मतलब जुड़े हुए हैं इसमें। हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार या वनवे, यातायात, सभी इसमें वैसे तो SST के चैप्टर हैं ये इसमें दे रखे हैं। संविधान देखो, पॉलिटी भी है इसमें। पॉलिटी का वैसे ऐसे नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है कि पॉलिटी पढ़ते रहो, तो पॉलिटी का भी एक इसमें टॉपिक दे रखा है। तो आगे बात करते हैं शासन व्यवस्था। जो शासन व्यवस्था का मतलब यही है कि ग्राम पंचायत वगैरह जो होती हैं उनमें आएगा ये। और इसमें आपका सामाजिक, यानी कि इसमें हमारा पर्यावरण आवश्यकता क्या है, पर्यावरण आवश्यकता, सामाजिक बुराइयाँ वगैरह जो होती हैं वो हमारी जो प्रथाएं वगैरह ये चीज़ इसमें आएंगी। और अगर हम बात करते हैं, अब बात करते हैं संबंधित मुद्दे यानी पेडागोजी पर ही इसकी। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और व्युत्पत्ति और पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत और पर्यावरण अध्ययन, ये हमारे सारे ही आपके पेडागोजी के चैप्टर हैं, आप देख लेना। ठीक है, मैंने यहाँ आपके करा दिए हैं। ये आपका यही टॉपिक थे, आपकी समस्या, चर्चा वगैरह, सतत, व्यापक, और ये सारी ही आपके देखो इसकी पेडागोजी दे रखी है। मैंने आपको बताया भी है कि 15 नंबर में आपके कंटेंट आएगा और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करती हूँ कि कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। इसमें कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, तो इसमें अगर मैं बात करूं फॉर्म फिल करने की, तो देखो जिन्होंने अगर लेवल 1 देना चाहता है तो कोई, तो लेवल 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके पास भी इंटर के पास मतलब इंटर या ग्रेजुएशन के बाद DLED या BTC कर रखा हो, और कोई अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ कोई सेमेस्टर में हो, ये दिक्कत नहीं है कि वो हमारा UP टेट को भर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है, वो एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। ठीक है, और 12वीं की, यानी कि अगर मैं किसी ने 12वीं के बाद जो यानी कि BLED जो डिप्लोमा होता है वो कर रखा था, वो भी आपके इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद जो हम करते हैं DLED और BTC, वो आपके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि B.Ed वाले नहीं कर सकते, 1 से 1 यानी कि 1 से 5वीं तक के जो होते हैं, यानी कि UP टेट जो होता है पेपर 1 का, तो उसमें B.Ed वाले भी कर सकते हैं, लेकिन वो मान्यता नहीं है उनको, इसलिए देना ही बेकार है। उससे अच्छा तो लेवल 1 जो होता है वो आपका DLED BTC वालों के लिए होता है, तो वो आपका यानी कि जो भी कोई सा भी सेमेस्टर रहा हो, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कोई सा भी सेमेस्टर में हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ लेवल 2 की, तो लेवल 2 में आपके B.Ed वाले कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद B.Ed कर रखा हो और आप यानी कि फर्स्ट ईयर में भी हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फॉर्म यानी कि सेकेंड ईयर में तो हो तो और भी अच्छा है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात आपके एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की बात करूं तो आपके एग्ज़ाम मैंने पहले बता चुकी हूं, जिसने नहीं देखी है वो क्लास फिर भी देख लें, अगर नहीं देखी है तो मैंने बता चुकी हूं। तो आपका जो एग्ज़ाम है इनके UP टेट का, तो कब होने वाला है, वो आपका 2 जुलाई, यानी कि आपका एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, 2 जुलाई 2026 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और ये 3 शिफ्टों में रहेगा। 3 दिन रहने वाला है, 3 शिफ्टों में रहने वाला है, 3 दिन रहेगा, 1 2 तारीख को रहने वाला है और 3 को, फिर 4 को, यानी कि ये तो लेवल 1 का ही होगा पहला वाला, और 2 दिन आपका B.Ed वालों यानी पेपर 2 का रहने वाला है। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो आपका, आप तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।